एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज के अभी इस वीडियो में हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टेस्ट टू नॉलेज के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। और वो पांचों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है और फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। और उसका पीडीएफ भी जो है, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चार पांचों क्वेश्चन टेस्ट टू नॉलेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पांचों क्वेश्चन अभी हम रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े 3 इलस्ट्रेशन भी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एसएम में। वो इलस्ट्रेशंस आने के चांसेस कम है। उसके दो इलस्ट्रेशन का वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है। और तीसरा एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जगाते डिजिटल एजुकेशन में FR SFM रिवीजन में मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस दो वीडियो का। और तीसरा आप हमारे ऐप से देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन ही यहाँ पर आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, तो फिर हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज से क्वेश्चन नंबर 1। एबीसी लिमिटेड यूएस में एक प्रोजेक्ट कंसिडर करना चाहता है जिसमें इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा $1 करोड़ 10 लाख का। एंड प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 इयर्स का। करंट स्पॉट रेट है ₹48 पर डॉलर, यानी स्पॉट रेट ही दिया हुआ है हमें। और आरएफ दिया हुआ यूएस में 8% है रिस्क फ्री रेट, और इंडिया में है 12%। कैश इनफ्लो जो बताया वो सारी डॉलर में बताया, क्योंकि यूएस में ये प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 14%। स्टूडेंट को डाउट रहता है कि रिक्वायर रेट हम ये भी तो मान सकते हैं यूएस का होगा, क्यों? हम इंडिया के निवासी, तो हम इंडिया के हिसाब से हम बोलेंगे कि हमें इंडिया में कितना चाहिए, 14% चाहिए। ये हमारा रिक्वायर रेट है। एबीसी लिमिटेड एक इंडियन है जो कि यूएस में प्रोजेक्ट डालना चाहता है। उसका रिक्वायर रेट है 14%। अब अगर आप इन सारे कैश फ्लोज को देखोगे तो इसको मैं डॉलर को रुपी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर की एक्सचेंज रेट नहीं है, मेरे पास सिर्फ स्पॉट एक्सचेंज रेट है। तो मुझे इन सबको प्रेजेंट वैल्यू में खींचने के लिए डॉलर में ही खींचना पड़ेगा मुझे। तो अब डॉलर में खींचूंगा तो मैं इस 14% रिक्वायर रेट से नहीं खींच सकता, क्योंकि इंडिया का रिक्वायर रेट अलग होगा, रुपी का रिक्वायर रेट अलग होगा, डॉलर का रिक्वायर रेट अलग होगा। तो हम ये कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, इंडिया में आरएफ कितना है, 12% है ना? और लेकिन मुझे 14% रिटर्न चाहिए। मतलब मुझे प्रीमियम भी तो चाहिए आरएफ के साथ। तो मुझे प्रीमियम कितना चाहिए? देखिए, मैं 100 रुपए लगाऊंगा अगर, तो मुझे इंडिया में रिस्क फ्री, विदाउट एनी रिस्क, मुझे 112 चाहिएगा। आरएफ 12% है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुझे 114 चाहिएगा। तो देखा जाए तो मैं ₹2 एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा। 112 तो आरएफ में मुझे चाहिए था, पर रिस्क ले रहा हूँ इसलिए 114 चाहिए। मैं ₹2 एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ किस पे? 112 पे। 112 पे तो ₹2 एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ मैं। तो 2/112 इंटू 100, ये क्या? ये प्रीमियम हो गया। ये रिस्क प्रीमियम का परसेंटेज हो गया। और अब इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि मुझे 12% तो चाहिए। तो ये मेरा बनेगा 112, और प्लस मेरा प्रीमियम आएगा 1.7857% का। ये मुझे प्रीमियम चाहिए। तो प्रीमियम हम बोलेंगे कि ठीक है, आपको इतना प्रीमियम चाहिए, ये परसेंटेज ऑफ प्रीमियम आपको चाहिए। अब यूएस में भी जो आपका 8% है, मानेंगे यूएस में भी इतना परसेंटेज प्रीमियम चाहिए। तो यूएस में हम 100 का आरएफ में 108 होगा। उस पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम हमने निकाला है ना, वो लगा देंगे हम इसमें। यानी इस दोनों के गैप से हमने प्रीमियम का परसेंटेज निकाला, और वो हम 108 पे लगा देंगे, क्योंकि यूएस पे 100 रुपया बनेगा 108। उस पे ये प्रीमियम मैंने लगा दिया। तो 9.92% आएगा। और आईसीआई ने ये अपने इंस्टीट्यूट में 9.9% लिया है रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आपको रिक्वायर्ड निकालना है, आप आराम से निकाल लोगे। समझ में आ गया? ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये प्रीमियम आप 108 में बैठा देना, आपका रिक्वायर रेट आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये जो कैश इनफ्लोस है हर साल के दिए हुए, इन सबको 9.9% से पुल करना आपको आता है। सभी को पुल कर लोगे तो आपका डॉलर आएगा 12010583, इतना डॉलर आएगा हमारा। और हमारा इन्वेस्टमेंट इनिशियल क्या होगा? 0th ईयर में 110 लाख है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो अल्टीमेटली नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा इतना डॉलर होगा, है ना? इतना डॉलर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, यानी इतना हमारा डॉलर का फायदा होगा। अब एक्सचेंज रेट 48 रुपी स्पॉट पता है, ये स्पॉट में फायदा है हमारा। तो इसको रुपये में कन्वर्ट कर देंगे तो पता चल गया, इतने का फायदा हो गया हमारा, बस बात खत्म, डेट्स इट। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कुछ नहीं करना, मेन आपका कष्ट होगा यहाँ पर। आरएफ में इंडिया में 112 बनेगा, और आपको 114 चाहिए, तो ₹2 आपको प्रीमियम चाहिए 112 पे। तो ये परसेंटेज अब यूएस वाले डॉलर पे 108 बनेगा आरएफ में, तो उस पे परसेंटेज लगा देना, बस बात खत्म। ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप संभाल लोगे आराम से। तो एनपीवी जो आएगा इसमें ₹48 एक्सचेंज रेट से रुपये में आपने बेनिफिट बता दिया, एनपीवी, बस बात खत्म।
तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एंड आईसीए का सॉल्यूशन 48.624 है, हमारा 48.5 है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस लिए। आप भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आपके ऊपर है। हालांकि बाकी 9.9% तो हमने भी निकाला था। नेक्स्ट हम टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्स वाई लिमिटेड लार्ज बिजनेस में एंगेज है इंडिया में। अब वो एक्सपांसन करना चाहता है अफ्रीका में, अफ्रीका में भी अपनी धाक जमाना चाहता है वो। अब यहाँ पर बोल दिया एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी ऑफ द प्रोपोज अफ्रीकन कंट्रीज एक्सट्रीमली वोलेटाइल। बोला कि ये अफ्रीका का वोलेटाइल है बहुत ज्यादा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 40% है अफ्रीका का इन्फ्लेशन, और वही इंडिया का इन्फ्लेशन 10% है। मैनेजमेंट ऑफ एक्सवाई लिमिटेड एक्सपेक्ट दिस रेट लाइकली टू कंटिन्यू, यानी ये इन्फ्लेशन कंटिन्यू चलते रहेगा। और एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कैश फ्लोस रियल टर्म्स में दिया हुआ है। ध्यान रहे, जब रियल टर्म्स में दिया हुआ लिखा हुआ रहेगा ना, तो मतलब ये विदाउट कंसीडरिंग है। रियल टर्म्स जब भी लिखा हुआ है मतलब समझ जाएगा विदाउट कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। और अगर नॉमिनल टर्म्स लिखा हुआ रहेगा मतलब इन्फ्लेशन उसमें इंक्लूड है, वही अल्टीमेट फिगर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नीचे मिलेगा, वो नॉमिनल टर्म्स लिखा हुआ रहेगा, तो वही अल्टीमेट फिगर है। ये रियल टर्म्स मतलब इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं किया गया, हमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देखिए, कैश फ्लोज दिया हुआ है इंडिया में, 0th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में कितना कैश फ्लो होगा। अफ्रीका में भी अफ्रीकन रैंड में आपका कैश फ्लो थी सारे, ये अफ्रीकन रैंड में, यानी ऊपर वाले रुपी में, ये अफ्रीकन रैंड में सारे कैश फ्लोस आपके। फिर आगे इन्होंने बोला कि एज्यूम करो कि जो ईयर 3 का कैश फ्लो है, ईयर 3 का नॉमिनल, रियल नहीं, नॉमिनल कैश फ्लो यानी आफ्टर इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। नॉमिनल मतलब आफ्टर इन्फ्लेशन, आफ्टर इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। ये विल कंटिन्यू टू बी अर्न ईच ईयर इनडेफिनेटली, यानी 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, हमेशा ये कंटिन्यू चलते रहेगा। इट एवेल्युएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लोज एंड ए नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। प्रेजेंट एक्सचेंज रेट आपका क्या है, 1 रुपी इक्वल 6 अफ्रीकन रेट, ये आपका प्रेजेंट रेट है। तो आप मेरी बात समझिए यहाँ पर। अभी स्पॉट, जैसे मैंने आईआरपी समझाया था, है ना, फॉरेक्स आपने पढ़ा होगा। अभी स्पॉट रेंट पर रुपी चल रहा है 6, है ना। रुपी का इन्फ्लेशन है 10%, यानी रुपी में 110 बनेगा। और रैंड का इन्फ्लेशन है 40%, यानी ये 140 बनेगा। तो रुपी फॉरवर्ड प्रीमियम पे होगा, है ना। हमने सीखा था ना, इंटरेस्ट रेट जिसका कम होता है प्रीमियम पे रहता है, इन्फ्लेशन जिसका कम होता है प्रीमियम पे रहता है। तो फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है, 30 का गैप है, 30/110 इंटू 100 होगा, यानी 3000/110, 27.27%। ये आपका प्रीमियम होगा। तो हमारा जो एक्सचेंज रेट 0th ईयर का है, यहां पर ही लिख देता हूं मैं। 0th ईयर का हमारा रैंड पर रुपी है 6, तो 1st ईयर का क्या होगा, 6 + 27.2727% प्रीमियम लगा देंगे, है ना। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ, 7.6364 आएगा। फिर 2nd ईयर में भी 7.6364 पे फिर से ये इन्फ्लेशन चढ़ा देंगे, है ना। तो आपका कितना आएगा, 9.719 आएगा। यानी हर साल का एक्सचेंज रेट निकाल रहा हूँ मैं रेंट पर रुपए। फिर 9.719 पे 27.2727% लगा देंगे, तो हमारा आएगा 12.3696। तो ये देखिए, ये स्पॉट एक्सचेंज रेट है, ये 1 ईयर का एक्सचेंज रेट है, ये 2nd ईयर का रेंट पर रुपये, 3rd ईयर का रेंट पर रुपये। तो ये हमने यहाँ पर निकाले किसकी मदद से, इन्फ्लेशन की मदद से हमने निकाला। अब आगे हम देखते हैं, आगे अब हम क्या करेंगे। आगे जैसे ये जो इंडिया की करेंसी है तो रुपये में ही है, तो ये मैं ऐसे एज इट इज लिख देंगे, कैश फ्लो रुपये में ये हमारी है। अब रैंड की कैश फ्लोज भी दी हुई है, तो ये जो रैंड में कैश फ्लोज दी हुई है, हमें इसे पहले इस पे इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, सभी पे इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा। ये सारे रियल टर्म्स में मतलब विदाउट टेकिंग इन्फ्लेशन है। तो 0th ईयर में तो इन्फ्लेशन होगा नहीं, एज इट इज होगा ये। 1st ईयर वाले पे 1 साल का इन्फ्लेशन चढ़ेगा, तो मैंने इसका डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। 1 साल का इन्फ्लेशन चढ़ेगा 10%, इसमें 2 साल 2 बार 10% 10% चढ़ाओगे, इसमें 3 बार 10% 10% 10% चढ़ाओगे। वही अगर अफ्रीका की बात करें तो 40% इन्फ्लेशन है, एक बार चढ़ाओगे
2 बार 40% चढ़ाओगे, 3 बार 40% चढ़ाओगे, तो आपका नॉमिनल टर्म्स में वैल्यू आ जाएगा, कैश फ्लो नॉमिनल टर्म्स में आ जाएगा। और इन्होंने फिर क्या बोला, जो ईयर 3 का नॉमिनल कैश फ्लो होगा वही आगे जाके फोर्थ ईयर एंड सोन कंटिन्यू हो, नॉमिनल वाला ही कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप देखिए कैश फ्लो हमारा क्या है, इंडिया का तो ये रहा आफ्टर इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, और रैंड का भी दिया हुआ आफ्टर इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, जो मैंने यहाँ पर निकाला है ग्रीन पेन से लिखा हुआ है ना, ये मैंने ले लिया। अब एक्सचेंज रेट मुझे पता है, मैंने निकाला था ना अलग अलग एक्सचेंज रेट, आपको याद होगा, अलग अलग एक्सचेंज रेट हमने निकाला था अलग अलग ईयर का, प्रीमियम ऐड करके। तो ये क्या होगा, रैंड, अब रैंड पर ₹6 है ना, तो कन्वर्ट रैंड को करना है, कोड दिया हुआ है रुपी का, तो डिवाइड होगा, तो 2 लाख डिवाइड बाय 6 करोगे तो रुपी कन्वर्सन वैल्यू आ जाएगी, ये सारी रुपी में वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें रुपी में वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर रुपी में सारी की वैल्यू आ जाएगी, 70,000 डिवाइड करके, इन सबको डिवाइड करके रुपी की वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या करना है हमें, अब हमें इनको टोटल करना है जो हाईलाइटेड है, यानी रुपया में कैश फ्लो इतना होगा, सॉरी इंडिया में रुपया में इतना कैश फ्लो है, अफ्रीका में रुपया में इतना कैश आउटफ्लो है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ये सारा टोटल कर लेंगे। अब जैसे मैंने बताया था फोर्थ ईयर एंड सो ऑन यही चलेगा जो थर्ड ईयर का नॉमिनल है, तो थर्ड ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो फोर्थ ईयर एंड सो ऑन चलेगा। तो अब हमें करना है क्या, वही मैंने नीचे लिखा है। मैं क्या करूंगा, ये तो जीरो ईयर में बैठा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर वाले को प्रेजेंट वैल्यू में पुल करूंगा, डिस्काउंट रेट इन्होंने 20% दे दिया, रिस्क एडजस्टेड है ये, तो डिस्काउंट रेट इन्होंने दिया हुआ है, तो 20% यानी 1.20 से एक बार पुल करूंगा, इसे 1.20 से 2 बार पुल करूंगा सेकंड ईयर में, इसे 1.20 से 3 बार पुल करूंगा थर्ड ईयर में। लेकिन ये तो जिंदगी भर चलेगा, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 16637.57, इसे मुझे डिवाइड बाय 0.20 करना पड़ेगा, यानी कैपिटलाइज करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 0.20 करूंगा तो सारा जिंदगी भर का कैपिटलाइज हो जाएगा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सिखाया था। और ये आके कहाँ बैठेगा, फोर्थ ईयर से थर्ड ईयर में आके बैठेगा, फिर मुझे 1/1.20 टू दी पावर 3 करना पड़ेगा ताकि जीरो ईयर में ला सको। वो आई होप मुझे पता है आपको आता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली हमारा एनपीवी इतना आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा इतना आने वाला है। एनपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं फटाफट से एग्जाम ओरिएंटेड आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आईसीए से थोड़ा सा वेरी करेगा क्योंकि आईसीए ने 3 डेसिमल प्लेसेस लिए, हमने पूरा पूरा जितना डेसिमल है सारा हमने ले लिया। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, बस ये ध्यान रखिएगा ये रियल टर्म्स है, तो आपका विदाउट इन्फ्लेशन है। और फोर्थ ईयर वाला जो थर्ड ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो होगा, यानी आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन जो होगा वही फोर्थ ईयर एंड सो ऑन चलेगा। अब नेक्स्ट जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने दिया है नॉमिनल टर्म्स में, यानी आफ्टर टेकिंग इन्फ्लेशन, ये समझना है, यानी इन सब में इन्फ्लेशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आफ्टर इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस वही है, इंडिया की कंपनी है, ये आपका नेपाली करेंसी में नेपाल में भी काम करना चाहती है ना, तो यहाँ पर इनका कैश फ्लोज क्या होगा, इंडिया में और नेपाल में। तो नेपाली करेंसी में कैश फ्लो होगा नॉमिनल टर्म्स में, इन्फ्लेशन नहीं डालना है, नॉमिनल टर्म्स है। और इंडिया में कैश फ्लोज क्या क्या होगा इन्होंने बता दिया। इन्होंने डिस्काउंट रेट भी हमें 9% दे दिया, और ये भी बता दिया कि इन्फ्लेशन नेपाल और इंडिया में कितना होगा, इंडिया में 8% तो नेपाल में 9%, है ना। और स्पॉट रेट है 1 रुपी इक्वल नेपाल करेंसी 1.6। तो मैं फ्यूचर का भी निकाल लूंगा, जैसे इंडिया का 8% 108 बनेगा, नेपाल का 9% 109, आईआरपी की तरह, है ना। तो यहाँ पर रुपी का फॉरवर्ड प्रीमियम इतना आएगा। तो स्पॉट रेट अगर ये है तो 1 ईयर फॉरवर्ड क्या होगा, इस पे प्रीमियम लगा दीजिए, ये आ जाएगा। फिर इस पे फिर से प्रीमियम लगा दीजिए, आ जाएगा, फिर से प्रीमियम लगा दीजिए, आ जाएगा। तो हर साल का एक्सचेंज रेट आ जाएगा। अब मुझे आप बताइए, क्या नेपाली करेंसी को मुझे बदलना है कि एज इट इज लेना है, क्या इस पे मुझे इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना, नहीं। अगर वर्ड रियल टर्म्स लिखा हुआ रहता तो इस पे मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करता, है ना। जो इन्फ्लेशन है ना नेपाल का कितना, 9% और रुपया का 8%, ये मैं एडजस्ट करता, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एज इट इज ले रहा हूँ सारा का सारा, क्योंकि नॉमिनल टर्म्स में है। अब नेपाली करेंसी को लेकिन मुझे रुपया में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और कौन से रेट से, ये सारी स्पॉट रेट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का, तो इन सारे रेट से मैं क्या करूंगा, रुपया में कन्वर्ट कर लूंगा। जबकि रुपया का कोड दिया हुआ है, नेपाली करेंसी को कन्वर्ट करना तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी रुपया में कन्वर्ट हो गया, और रुपया की तो वैल्यू रुपया में है ही ऑलरेडी, तो वो भी मैंने ले लिया रुपया का वैल्यू। तो अल्टीमेटली मुझे पता चल गया जीरो ईयर का आउटफ्लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टोटल इनफ्लो पता चल गया। 9% दिया हुआ है, उससे पुल कर रहा हूँ तो नेगेटिव आ रहा है। ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, आपको आता होगा। तो एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी प्रोजेक्ट कोई काम करनी नहीं लानी चाहिए।
तो आप सोचिए 9% में डिस्काउंट कर रहा हूं तो आपका नेगेटिव आ रहा है। अब उससे कम में करूंगा तो ये जीरो आएगा किसी स्टेज में। तो वही हमें निकालना है कि क्या रेट है। इन्होंने पूछा भी हमसे क्वेश्चन में, मॉडिफाइड आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछा, तो मैं आईसी के हिसाब से यहाँ पर करा दे, तो ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं। तो जैसे कि हमारा कैश फ्लो से ये सारा कैश फ्लो से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा कैश फ्लोस मैंने लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं, ये तो जीरो ईयर का मेरा है। मैं क्या करूं, ये फर्स्ट ईयर में मुझे कैश फ्लो मिलेगा, तो मैं 9% में मैं चाहूँ तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अगर 4.471 यहाँ पर है, तो इसको मैं री इन्वेस्ट कर दूं तो थर्ड ईयर में मुझे इतना पैसा मिलेगा। इतना नहीं, इतना पैसा मिलेगा, है ना, 2 साल के लिए। यानी 4.4791 प्लस 9% इक्वल, प्लस 9% इक्वल 5.3216, ये आ गया। और ये तो सेकंड ईयर में बैठा हुआ है, तो इसको भी मैं इन्वेस्ट कर दूं 1 साल के लिए, तो थर्ड ईयर में इतनी वैल्यू आ जाएगी। यानी इसको मैं थर्ड ईयर में लेके चला गया, इसको भी मैं थर्ड ईयर में लेके चला गया, तो ऑलरेडी थर्ड ईयर में है। तो थर्ड ईयर की टोटल वैल्यू मेरी इतनी आ जाएगी, और जीरो ईयर की मेरी ये वैल्यू है। तो मुझे ये देखना है कि मैंने कमाया कितना है। यानी 15.625 लगा के मैंने, मुझे मिलेगा 19.5338। तो 1 रुपए लगा के मुझे कितना मिलेगा, 19.5338 डिवाइड बाई 15.625। तो 1 रुपए लगाने पर मुझे मिलेगा 1.2502। यानी अगर मैं रुपया 1 लगाता हूं, तो ये 3 साल में होगा 1.2502। यानी ये तो 3 साल में कमाया हुआ है। तो मैं 1 साल का जानना चाहता हूँ, तो 1/3 करूंगा। 1/3 करने पर 1 साल का आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको निकालना आता ही है, वन थर्ड का आप जो करते हो कैलकुलेटर में, -1 इंटू इक्वल, आप जो करते हो वो आपको आता ही है, वो मैं वापस कभी नहीं सिखाऊंगा, है ना। तो ये आपका, मैं नीचे बस इसका टेबल जो जैसे बनाता हूँ वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो ये मॉडिफाइड आयरर आप इस तरीके से निकाल लोगे यहाँ पर। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब हम करेंगे, मैंने 5 करा दिया, 3 करा दिया, और 1 भी करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यूएसए की बेस कंपनी है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट बैठाना चाहती है इंडिया में। और इंडिया में अगर ये बैठाएगी तो इंडिया से ये खरीद सकती है $10 मिलियन में। मतलब इंडिया में पूरा सेटअप बनेगा, एंड वो सॉफ्टवेयर जब रेडी हो जाएगा तो इंडिया से $10 मिलियन में लेके यूएस में लाया जाएगा। $10 मिलियन में यूएस में, यूएस की कंपनी में ले आया जाएगा, इंडियन कंपनी से। यूएस बेस्ड कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 30% है, और विदहोल्डिंग टैक्स 10%। विदहोल्डिंग टैक्स यानी जब वहां पर तो टैक्स हमें कमाने पर देना ही पड़ेगा इंडिया में, फिर इंडिया से जब यूएस में पैसा उठा के लाया जाएगा तो 10% को और विदहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा। द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विल बी सोल्ड इन द यूएस फॉर 12 मिलियन। अब यूएस में कितना में बेचोगे मतलब नहीं, लेकिन यूएस में इंडिया से ट्रांसफर होके जाएगा $10 मिलियन पे। ये हमें पता चला। और आगे यहाँ पर ₹48 पर डॉलर स्पॉट रेट दिया हुआ है हमें। तो आप देखिए हमारा खर्चा यहाँ पर दिया हुआ है, खर्चा क्या क्या होगा ये हमें दिया हुआ है। और हम $10 मिलियन में ट्रांसफर करेंगे इंडिया से यूएस में। तो इंडिया से ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, ये रेवेन्यू हो गया। $10 मिलियन में ट्रांसफर होगा, ₹48 एक्सचेंज रेट है। तो रुपी वैल्यू कितना होगा, 48 करोड़ रुपीस में ये सॉफ्टवेयर ट्रांसफर होगा। तो खर्चा भी तो लगेगा, ये सेल प्राइस है, यानी इंडिया से यूएस में सेल होगा 48 करोड़ रुपीस में, और खर्चा भी तो लगेगा। रेंट का खर्चा 15 लाख लगेगा, दिया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 12 लाख लगेगा, ये रहा दिया हुआ है, पहले ये कर लिया। और मैन पावर का खर्चा कितना लगेगा, ये देखिए 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल काम करेगा, ये कुछ छोटा है इसी का, 10 आवर्स काम करेगा। 80 सॉफ्टवेयर पर्सनल कितना, 10 घंटा काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन में 10 घंटा काम करेंगे, और 1 घंटा का ₹400 मिलेगा। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को एक दिन का कितना मिलेगा, ₹4000 मिलेगा। 10 घंटा काम करेंगे, 1 घंटे का ₹400, ₹4000। तो 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को कितना मिलेगा, 4000 इंटू 80, ₹3,20,000। 80 वाले को एक दिन का मिलेगा। हमें तो एक साल में काम करना है, तो 365 दिन का कितना होगा। और यहाँ पर लिया हुआ भी एज्यूम 365 डेज ए ईयर, तो इंटू 365 करेंगे, 11680000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 साल तक ये काम चलेगा। ये देखिए, रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने रेवेन्यू लिया, माइनस खर्चा भी क्या क्या ये भी बता दिया, तो मेरा ये प्रॉफिट आएगा। अब इस पे मैं 30% का टैक्स दूंगा, तो 30% टैक्स देने पर मेरा पैट इतना बचेगा। अब इसको अगर मैं ट्रांसफर करूँ यूएस में, तो 10% मुझे और विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, अगर मैं इसे यूएस में ट्रांसफर करूँ तो 10% देने पर मैं इतना रुपया यूएस में ट्रांसफर कर सकता हूँ।
अब इतना रुपया को मैं ट्रांसफर करूंगा डॉलर में कन्वर्ट करके, डॉलर का रेट एक ही दिया हुआ है 48, तो मानेंगे कि स्पॉट रेट भी यही है और 1 ईयर वाली का बाद का भी रेट यही है, क्योंकि कुछ हमें प्रीमियम वगैरह बताया 1 ईयर, तो 1 ईयर रेट भी 48 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप डिवाइडेड बाय 48 कर दीजिए इसको, क्योंकि डॉलर का रेट दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है, रुपये को डिवाइड होगा, तो इतना डॉलर 4731,562, इतना डॉलर आपका यूएस में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर, हमने समझा। अब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी ऐसे नहीं दिया हुआ है कि मान लीजिए विदहोल्डिंग टैक्स आपका लगेगा नहीं क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है, या फिर अगर ये लगेगा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, ये खर्चा लगेगा नहीं और अल्टीमेटली यही आपका रेवेन्यू है। और इसी को फिर हम क्या करेंगे, 25235 इसी को डिवाइड बाय 48 करके रिपेट्रिएट कर देंगे, 5257291, है ना, ये वाला कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो यानी अगर आप ये विदहोल्डिंग टैक्स माइनस करोगे तब तो आपका इतना रिपेट्रिएशन होगा यूएस में। अगर आप नहीं करोगे, अगर आपको विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा तो आपका इतना हो जाएगा। तो दोनों ऑल्टरनेटिव वे में आप बता देना, क्योंकि ऐसे ने ऑल्टरनेटिव रखा है, तो एक लाइन और डाल के हम ऑल्टरनेटिव दे दे तो क्या दिक्कत है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। ये 12 ध्यान रहे, इससे हमें मतलब नहीं यूएस में वो कितना में बेचेगा, इंडिया से यूएस में कितना में ट्रांसफर होगा, सेल होगी, इससे मतलब है $10 मिलियन में सेल होगा। तो उसके हिसाब से हमने निकाल लिया पूरा अल्टीमेटली। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बस एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 4, वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी बना दिया मैंने, देखिए एकदम छोटा सा आंसर प्रेजेंट किया, बट आईसी का आंसर अगर आप देखोगे पागल हो जाओगे। इतना सारा टेबल, इतना कुछ, आपको ये सब इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम इजी बना दिया मैंने सॉल्यूशन को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो सोच रही कि इंडिया में एक सेटअप बैठाएगी, एक सब्सिडरी बैठाएगी, इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड कंपटीशन फ्रॉम अनदर एमएनसीज। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगा मशीनरी वगैरह खरीदने का $500 मिलियन अगर इंडिया में प्रोजेक्ट सेटअप करती है तो, और नेट वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी $50 मिलियन होगा। कंपनी फॉलो करती है स्ट्रीट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रेजेंटली कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है 2 मिलियन यूनिट्स एवरी ईयर एट ए यूनिट प्राइस ऑफ $80, और इसका वेरिएबल कॉस्ट पर है $40। यानी ऐसा नहीं है कि अभी काम नहीं कर रही, अभी ये अपनी कंट्री से, यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो है यूएस से ही ये इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, और 2 मिलियन यूनिट्स एवरी ईयर एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अब इसने क्या सोचा, मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इंडिया में एक सेटअप बैठाऊंगा और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा, और वहीं से हम काम करेंगे, तो हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अगर इंडिया में सेटअप बैठाया जाए, ऐसे तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट $40 पड़ता है। अगर इंडिया में सेटअप बैठाया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट $20 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होगा, और एडिशनल फिक्स खर्चा भी $30 मिलियन एवरी ईयर होगा, और प्रोजेक्ट शेयर ऑफ एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी 3 मिलियन। ये कोई काम का नहीं, ये मतलब एक होता है ना कि वो एंटिटी क्या करते हैं, दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में शेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या मतलब है, ये तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मान लीजिए हम सेटअप नहीं बैठेंगे, हमारा 30 मिलियन खर्चा नहीं होगा, सेटअप बैठेंगे तो होगा। तो ये एलोकेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, 5 मिलियन यूनिट्स। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स का। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल है अब ऑलरेडी 15 मिलियन का, हमें नेट चाहिए, देखिए नेट लिखा हुआ है 50 मिलियन। तो ऑलरेडी 15 मिलियन है, तो आपका एडिशनल कितना वर्किंग कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा, अभी $35 मिलियन लगाने से हो जाएगा। अब देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कमिंग ईयर विल डिक्रीज टू 1.5 मिलियन यूनिट्स इन केस कंपनी डस नॉट ओपन सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। यानी कहने का मतलब, अगर कंपनी जैसे चलते आ रहा है बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में बैठा है, अगर जैसे चलते आ रहे वैसे काम करेगी तो 2 मिलियन यूनिट्स तो बेच रही थी इतने साल, आगे जाके वो 1.5 मिलियन यूनिट्स ही एक्सपोर्ट कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। टैक्स रेट 35% है, रिक्वायर्ड 12% है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी फिलहाल प्रेजेंटली 2 मिलियन यूनिट्स वो $80 करके रेवेन्यू में एक्सपोर्ट करती है, और इसका वेरिएबल का खर्चा $40 पड़ता है, यानी कंट्रीब्यूशन इसका $40 आता है पर यूनिट। तो एग्जिस्टिंग अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आगे जाके वो 2 मिलियन कर ही नहीं पाएगी, 1.5 मिलियन यूनिट्स ही कर पाएगी, और 1.5 मिलियन यूनिट्स ही वो आगे जाके एक्सपोर्ट कर पाएगी। तो अगर सेटअप बैठाती है तो उनका एडिशनल और कितना सील बढ़ेगा, 3.5 मिलियन यूनिट्स का, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर सेटअप बैठाती है तो 3.5 मिलियन यूनिट्स एडिशनल वो सेल करेगी। सेल कितने में करेगी, $80 में सेल करेगी, लेकिन वेरिएबल खर्चा $20 ही पड़ेगा।
हर साल इतना यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल करेगी। तो 3.5 मिलियन यूनिट्स पे $60 करके पर यूनिट कमाएगी वो। कितना? $210 मिलियन वो हर साल अर्न करेगी। इसके अलावा अगर वो एक्सपोर्ट करती है पहले के जैसे 1.5 मिलियन, ये तो पहले भी करती थी, आगे भी करेगी, तो हम एडिशनल देखेंगे कि हमारा एडिशनल बेनिफिट क्या हो रहा है। तो अगर वो पहले जैसे करेगी तो वो $40 का ही कंट्रीब्यूशन कर पाएगी पर यूनिट। लेकिन अगर सेटअप कर दी तो इस एडिशनल 1.5 मिलियन पे भी 60 का कंट्रीब्यूशन आएगा। $60 का, यानी एडिशनल $20 का कंट्रीब्यूशन आएगा। यानी मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो 1.5 मिलियन यूनिट्स में बेचूंगा, और इस पे मैं क्या करूंगा, 80 - 40, यानी $40 पर यूनिट में कमाऊंगा। ठीक है, अगर मैं एग्जिस्टिंग अपना चलाते रहूंगा। लेकिन अगर मैं सेटअप करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो मैं टोटल 5 मिलियन यूनिट्स बेच पाऊंगा, जिसपे 1.5 मिलियन यूनिट्स तो पहले भी बेचता था, आगे भी बेचूंगा। तो 1.5 मिलियन यूनिट्स में भी मेरा फायदा होगा। ये 1.5 मिलियन यूनिट्स 80 में बिकेगा और 20 इसका वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो $60 पर यूनिट कमाया जाएगा। जबकि पहले 40 ही कमाया जाता था, है ना। अगर एक्सपोर्ट में 40 कमाया जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने पर 60 कमाया जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा 60 नहीं लेंगे, हम एडिशनल कितना कमाएंगे, $20 पर यूनिट कमाएंगे, तो हम सिर्फ ये लेंगे। और जो रिमेनिंग 3.5 मिलियन, ये तो पूरा एक्स्ट्रा सेल होगा। इस पे 80 - 20, यानी इस पे $60 पर यूनिट कमाई होगी। तो टोटल हमारी कमाई कितनी होगी? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं तो 1.5 मिलियन यूनिट्स पे $20 करके हम कमाएंगे एक्स्ट्रा से, जो कि हम ऐसे तो 40 कमाते हैं, अब 60 कमाएंगे, नहीं एक्स्ट्रा 20 कमाएंगे। यानी यहाँ पर कितना कमाई होगा, $30 मिलियन कमाई होगा हमारा, 20 × 1.5। और एक इधर और एक्स्ट्रा हम 3.5 मिलियन यूनिट्स बेचेंगे, $60 पर यूनिट कमाएंगे, तो $210 मिलियन हम यहाँ भी कमाएंगे। तो कुल मिला के $240 मिलियन हम हर साल कमाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हर साल हम कमाएंगे। तो हमारा हर साल का रेवेन्यू क्या होगा, $240 मिलियन हर साल का रेवेन्यू होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, हमें अब वापस से शुरुआत से बात करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 500 मिलियन का आपका इनिशियल प्रोजेक्ट का खर्चा होगा, 0 ईयर में प्रोजेक्ट का खर्चा होगा। तो प्रोजेक्ट का खर्चा जो होगा, इसमें हमें डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा आगे जाके। वर्किंग कैपिटल 50 मिलियन है, पर पहले से 50 नहीं, तो 35 का वर्किंग कैपिटल होगा। तो ये 35 का वर्किंग कैपिटल आगे जाके होगा 50 रिलीज, पर पुराना 15 रिलीज होगा। इस प्रोजेक्ट का तो 35 वर्किंग कैपिटल खर्चा नहीं है, वो बाद में रिलीज हो जाएगा। तो जितना हम लगाएंगे उतना हमारा बाद में रिलीज भी हो जाएगा। तो ये 5th ईयर के एंड में रिलीज हो जाएगा हमारा। आप बोलोगे सर 50 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम सिर्फ एडिशनल देख रहे हैं, एडिशनली हम क्या लगाएंगे और कितना हमें मिल जाएगा, है ना। तो वो चीज हम देख रहे हैं। तो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा $535 मिलियन, और आपका ये तो बाद में आ भी जाएगा। रेवेन्यू हर साल इतना होगा आपका, ये हमने निकाल के सिखा दिया मैंने आपको। और इसके बाद फिक्स कॉस्ट हमारा हर साल लगेगा, क्वेश्चन ने बताया 30 मिलियन। तो 30 मिलियन का फिक्स कॉस्ट हमारा हर साल लगेगा। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना होगा, है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना होगा। इस पे मैं टैक्स भी देना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार को मैं टैक्स जो देना पड़ेगा, ध्यान रहे, इस पे टैक्स नहीं देना, ये तो 245 लिखा है, हमें सरकार को 210 मिलियन पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमें ये जो 500 मिलियन हमने प्रोजेक्ट पे खर्चा किया, इस पे डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना। 100 मिलियन का डेप्रिसिएशन का खर्चा हर साल दिखा पाएंगे। तो 210 पे टैक्स नहीं देना, -100 ने 110 पे टैक्स देना है, 35%। इतना हमें टैक्स देना है हर साल। और ये 35 पे टैक्स नहीं होगा, ये तो आपका पुराना वर्किंग कैपिटल निकलेगा। तो आपका अल्टीमेटली नेट इनफ्लो हर साल होगा इतना। और यहाँ ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी इंक्लूड हो जाएगा। और इन सबका यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में पुल करूंगा तो कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू इतना आएगा। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना है, कैश इनफ्लो इतना आएगा, तो एनपीवी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते थे, कैसे? आप इस 240 की जगह पे आप नेट ऑफ टैक्स ले लो, 240 -35%, 156 ले लो अब इसको हर जगह पे। नेट ऑफ टैक्स 156 ले लो। अब इस 30 को भी नेट ऑफ टैक्स ले लो, 30 पे 35% माइनस हो जाएगा, 19.5 ले लो अब इसे भी। ठीक है, ये भी हमने 19.5 ले लिया यहाँ पर। तो हमने टैक्स दे दिया, हमने कमाई पे टैक्स दे दिया, खर्चे पे टैक्स का बेनिफिट ले लिया हमने, है ना।
अब जो हमारा डेप्रिसिएशन है 500 मिलियन पे हमें टैक्स सेविंग मिलेगा 35%। इस पे 35% का हमें टैक्स सेविंग मिलेगा पूरे 5 साल में। तो ये हर साल कितना मिलेगा, डिवाइड बाई 5। तो 35 करके हर साल मुझे मिलेगा, है ना। तो 35 मेरा हर साल ऐड होगा, मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ। तो आप देखिए मेरा क्या होगा, 156 रेवेन्यू आएगा नेट, इस पे माइनस होगा 19.5, ये आपका फिक्स कॉस्ट नेट वाला, और इसमें प्लस होगा 35 जो हमारा डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग है, 171.5 ही आएगा आपका। तो आप अलग अलग एंगल से भी कर सकते हो, 171.5 आएगा, बस यहाँ पर ज्यादा आएगा क्योंकि ये 35 भी जुड़ जाएगा वर्किंग कैपिटल वाला, और प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे, हमारा आ गया, बस डेट्स इट। और ये एक चीज मैंने सिखाया आपको, यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा, 1.5 में एडिशनल जो बेनिफिट हो रहा है $20, सिर्फ हम वही लेंगे, पूरा 60 नहीं लेंगे, पर यहाँ पर हम पूरा 60 ले लेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर मैंने एडिशनल 20 लिया और यहाँ पर पूरा 60 लिया, क्योंकि ये तो पहले भी मैं कमाते ही 40, अब 60 कमाऊंगा तो एडिशनल 20 ले लिया। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो हमने टेस्ट और नॉलेज के सारे क्वेश्चन कर लिए।